जय हिंद दोस्तों, लॉ विद गुरप्रीत के इस प्योरली एजुकेटिव इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। भारत के विभिन्न पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग हासिल कर रहे ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स के आग्रह पे एक सीरीज बनाने का फैसला किया गया है, जिसमें कि BPNRD द्वारा जारी किया गया सिलेबस जो है वो कवर किया जाएगा। ये सीरीज लेक्चर्स की फॉर्म में होगी, जिसमें मेनली वो सेक्शंस, धाराएं या दफात कवर की जाएंगी जो इनके सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं। तो सबसे पहले हम इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की सेक्शंस को लेंगे। तो आइए जल्दी से चलते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो 3 नए कानून भारतवर्ष में लागू किए गए हैं 1 जुलाई 2023 में, उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भी शामिल है। इसमें टोटल 39 चैप्टर हैं और 531 दफात, धाराएं या सेक्शंस हैं। तो इसकी जो प्रमुख सेक्शंस जो सिलेबस में हैं इन DYSPs, PSIs और रिक्रूट कांस्टेबल्स की, मैं यत्न करूंगा कि वो सब इंक्लूड करके ये जो है सिलेबस हम कवर कर सकें। सबसे पहले पता करते हैं कि ये एक्ट की जरूरत क्या है। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर। फौजदारी प्रक्रिया से जुड़े कानून को एक साथ लाने और बदलने के लिए यह कानून बनाया गया है। दूसरा, बी इट एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 74th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। यानी कि भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में संसद द्वारा इस प्रकार से ये कानून विधिवत लागू किया गया है। आइए अब चलते हैं इसमें चैप्टर फर्स्ट, जो कि प्रिलिमिनरी है। इसमें जो सेक्शन 1 है, दैट इज अबाउट शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 1 की सबसेक्शन 1 कहती है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। यानी कि इस एक्ट को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहा जा सकता है। देन सेकंड इज सबसेक्शन सेकंड सेज द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता अदर देन दोज relating to chapters 9, chapter 11 and chapter 12 thereof shall not apply to the state of Nagaland, B to the tribal areas। ये जो सबसेक्शन सेकंड है, ये कहती है कि इस संहिता के प्रोविजंस, यानी कि इस संहिता के जो प्रावधान हैं, एक्सेप्ट चैप्टर 9 जो कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर के बारे में है, चैप्टर 11 जो कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी के बारे में है, और चैप्टर 12 जो कि प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस के बारे में है। इन 3 चैप्टर्स को छोड़ के इस संहिता का कोई भी प्रावधान स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे लागू नहीं होगा। लेकिन यहां यह भी बताया गया है कि जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है, मुतलका रियासती हुकूमत या राज्य सरकार जो है, वो नोटिफिकेशन के थ्रू, बाय अ नोटिफिकेशन अप्लाई सच प्रोविजंस, ये इन प्रोविजंस, इन प्रावधानों को, या एनी ऑफ देम, या इनमें से किन्हीं प्रावधानों को पूरे स्टेट ऑफ नागालैंड या ट्राइबल एरियाज या इनके किन्हीं हिस्सों पर लागू कर सकती है आफ्टर
सम मॉडिफिकेशंस जो कि उनके इलाकों के हिसाब से उन्हें जिनकी वो जरूरत समझे। दोबारा देख लेते हैं। ये सेक्शन सबसेक्शन सेकंड कहती है कि इस संहिता के प्रावधान एक्सेप्ट चैप्टर 9, 11 और 12 स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे जो है लागू नहीं होंगे। और आगे ये साथ में ही कह रही है कि जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है, जो रियासती हुकूमत है, वो नोटिफिकेशन जारी करके इन प्रावधानों को या तो मुकम्मल तौर पे या कुछ प्रावधानों को एंटायर स्टेट ऑफ नागालैंड, पूरी नागालैंड स्टेट या ट्राइबल एरियाज पे या उनके कुछ हिस्सों पे जो है उन मॉडिफिकेशंस के साथ, उन चेंजेस के साथ लागू कर सकती है। और ये जो है इसको जो कि नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण इसके साथ है। इन दिस सेक्शन ट्राइबल एरियाज मीन्स the territories which immediately before the 21st day of January 1972 were included in the tribal areas of Assam as referred to in paragraph 20 of the 6th schedule to the constitution, other than those within the local limits of municipality of Shillong। यानी कि ये जो स्पष्टीकरण है, ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये कह रही है इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में जो ट्राइबल एरियाज, जो कबायली इलाके जो बताए गए हैं, उनके मायने हैं वो इलाके जो 21 जनवरी 1972 से ठीक पहले असम के ट्राइबल इलाकों में शामिल थे। और उनका जिक्र जो है भारत के आइन, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के शेड्यूल 6 में, 6 शेड्यूल में पैराग्राफ 20 में ये जो है इनके बारे में रेफरेंस दिया गया है। और इनमें म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग के जो इलाके हैं वो शामिल नहीं हैं, यानी कि ये शिलोंग के म्युनिसिपल लोकल लिमिट्स की जो इलाके हैं उनके अलावा हैं। उसके बाद सबसेक्शन 3 कहती है इट शैल कम इनटू फोर्स on such date as the central government may by notification in the official gazettes appoint। मतलब कि मरकजी सरकार जो है वो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन जारी करके इसके नफाज की तारीख जो है वो तय कर सकती है। लेकिन अब आप सब जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से ये कानून जो है पूरे भारतवर्ष में लागू हो चुका है। इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन सेकंड। जो सेक्शन सेकंड है इसकी, उसमें डेफिनेशंस दी गई हैं, यानी कि परिभाषाएं या तारीफात हैं उसमें सबसे पहले जो तारीफ बताई गई है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन सेकंड का। सबसेक्शन 1 कहती है इन दिस संहिता अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, यानी कि इस संहिता में जब तक संदर्भ अन्यथा ना हो। इसमें आगे दिया गया है फर्स्ट ए, जो इसकी क्लॉज ए है उसमें दिया गया है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ये एक नई डेफिनेशन है, एक जो कि इस कानून में दी गई है। असल में ये डेफिनेशन भी नहीं है, ये बताती है कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। इट इज नॉट a definition but it tells us that what things are included in audio video electronic means, यानी कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों में या इलेक्ट्रॉनिक जरायों में क्या क्या चीजें शामिल हैं। ये कहती है इट शैल इंक्लूड यूज ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, यानी कि ये उन संचार के उपकरणों का इस्तेमाल इसमें शामिल है फॉर द पर्पसेस ऑफ, किस मकसद के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। फिर उसके बाद आपका फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान या शनाख्त के लिए। सर्च एंड सीजर, यानी कि तलाशी और जब्ती के लिए। या एविडेंस,
या सबूत इकट्ठे करने की जो भी प्रक्रिया होगी उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए ये जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं इनका इस्तेमाल शामिल है। साथ ही साथ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक संचार के प्रसारण को भी ये इंक्लूड करती है। और साथ ही लिखा हुआ है एंड फॉर सच अदर पर्पसेस, और दीगर ऐसे मकासद के लिए या मकसदों के लिए, एंड बाय सच अदर मीन्स, और दीगर ऐसे साधनों से जो कि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो राज्य सरकार है वो रूल्स के साथ प्रोवाइड करेगी। दोबारा एक बार समझ लेते हैं। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, कहते हैं कि ऑडियो वीडियो जो इलेक्ट्रॉनिक साधन है शैल इंक्लूड, उनमें शामिल होंगे कम्युनिकेशन डिवाइस, किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल फॉर द पर्पसेस ऑफ, किन मकासद के लिए, फॉर द पर्पसेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसका इस्तेमाल होगा, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर और एविडेंस, यानी कि वो प्रक्रियाएं जिसमें कि शिनाख्त या पहचान शामिल है, तलाशी और जब्ती शामिल है और एविडेंस कलेक्शन शामिल है, उनकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो भी इन्हीं के थ्रू की जा सकती है। देन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जो ट्रांसमिशन की जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, यानी कि जो संचार किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का, वो भी इसके अंतर्गत आता है। एंड फॉर सच अदर पर्पसेस, और दूसरे मकासद के लिए, एंड बाय सच अदर मीन्स, और दीगर ऐसे साधनों से जो कि रियासती हुकूमत यानी कि राज्य सरकार जो है रूल्स के साथ जो है वो प्रोवाइड करेगी, बताएगी। इसके बाद हम चलते हैं बेल। बेल यानी कि जमानत। डेफिनेशन जो इसकी है वो दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी में। बेल, इट सेज बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस from the custody of law upon certain conditions imposed by an officer or court on execution by such person of a bond or bail bond। यानी कि बेल के मायने हैं एक ऐसे शख्स की कानून की हिरासत से रिहाई जिस पे कि किसी जुर्म के इर्तिकाब का जो है इल्जाम हो या शक हो, वो आदमी या तो अपराध का आरोपी हो या संदिग्ध हो, उसकी जो कानून की हिरासत है उससे रिहाई किसके बाद, अपॉन सर्टेन कंडीशन, कुछ शराइत पर जो कि इंपोज की जाएंगी बाय एन ऑफिसर और कोर्ट, वो किसी ऑफिसर या कोर्ट के जरिए जो है वो उस पे शराइत लगाई जाएंगी जब वो एक बॉन्ड या बेल बॉन्ड फर्निश कर रहा होगा, यानी कि जब वो अपना मुचलका या जमानत मुचलका जो है वो फर्निश कर रहा होगा, उस पे जो शराइत एक अफसर या कोर्ट द्वारा लगाई जाएंगी, तो वो जो है वो पूरा प्रोसेस प्रतिक्रिया बेल में आती है। बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ or suspected of commission of an offense from the custody of law upon certain conditions imposed by an officer or court on execution by such person of a bond or a bail bond। यानी कि बॉन्ड बेल में, बेल के मायने हैं एक ऐसे शख्स की कानून की हिरासत से कुछ शराइत पे जो कि अफसर या कोर्ट द्वारा लगाई जाएंगी, उसकी रिहाई उस ऐसे शख्स की जिस पे कि किसी जुर्म का इल्जाम हो या वो किसी जुर्म का संदिग्ध हो। उसके बाद आ जाते हैं बेलेबल ऑफेंस, यानी कि जमानतीय अपराध। बेलेबल ऑफेंस जो है क्लॉज सी में दिया गया है इसके बारे में। बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force
एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस, यानी कि बेलेबल जो जमानती अपराध हैं उनके मायने हैं ऐसा जुर्म जो कि शेड्यूल 1 में बेलेबल बताया गया है, या किसी कानून नाफिजुल वक्त, यानी कि कोई ऐसा कानून जो उस जगह पे लागू है उस द्वारा जो है ये बेलेबल बनाया गया है। दोबारा से समझ लेते हैं। बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी ऑफेंस विच इज शोन बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल, जिसको कि फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल बताया गया है, और या फिर जो कानून उस वक्त उस जगह पे लागू है उस द्वारा जो है ये बेलेबल बनाया गया है। और बाकी दीगर जो ऑफेंसेस हैं वो तमाम जो हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की श्रेणी में आएंगे। यहाँ जो वर्ड फर्स्ट शेड्यूल आया है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ये फर्स्ट शेड्यूल का मैंने एक खाका आपके लिए रखा है जिससे कि आप समझ सकें कि फर्स्ट शेड्यूल क्या होता है। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस दी गई हैं इसमें शेड्यूल में, ये इस तरीके से 6 कॉलम्स इसमें होते हैं, जिसमें पहले कॉलम में जो है वो सेक्शन बताई जाती है। दिस इज द सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता, BNS की सेक्शन बताई जाती है। उसके बाद क्या ऑफेंस ब्रेकआउट होता है वो ऑफेंस बताया जाता है। फिर उसके बाद जो सजा है पनिशमेंट, थर्ड कॉलम में सजा बताई जाती है। वेदर द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, क्या ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस है या नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस है, ये कॉलम 4th में बताया गया है। फिर उसके बाद बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा। जो शेड्यूल 1 में बेलेबल दिखाए गए हैं वो बेलेबल हैं, तो ये बेलेबल और नॉन बेलेबल का कॉलम है। देन द 6th कॉलम इज बाय व्हाट कोर्ट ट्रायबल, यानी कि इन जो केसेस हैं इनका कौन सा कोर्ट जो है वो इख्तियार रखता है इन केसेस को ट्राई करने के लिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे जो हमारी है बेल बॉन्ड। क्लॉज डी में बेल बॉन्ड के बारे में बताया गया है। बेल बॉन्ड जो है, बेल बॉन्ड को हिंदी में जमानत पत्र कहते हैं और उर्दू में जमानतनामा कहेंगे। बेल बॉन्ड मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटीज, यानी कि ये रिहाई के लिए एक अंडरटेकिंग ली जाती है। एक शख्स की रिहाई के लिए अंडरटेकिंग ली जाएगी और ये जो अंडरटेकिंग है ये विद श्योरिटीज यानी कि जामनों के साथ है। इसमें जामन जरूरी है तभी जो है वो ये अंडरटेकिंग मानी जाएगी। तो जमानत पत्र का मतलब है जमानत के साथ यानी कि जामनों के साथ रिहाई का करार या वचन। ये आ गया आपका बेल बॉन्ड, जिसको हम जमानत मुचलका भी कहते हैं। तो जमानत मुचलका का मतलब हो गया एनी अंडरटेकिंग फॉर रिलीज, जो कि रिहाई के लिए कोई अंडरटेकिंग है, बट इट मस्ट बी विद श्योरिटीज, इसमें जामनों का होना जरूरी है। देन कम्स बॉन्ड, जो इसकी ई क्लॉज है ये बॉन्ड के बारे में कह रही है। बॉन्ड मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। बॉन्ड मीन्स मुचलका, दैट इज मुचलका जाती। बॉन्ड मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब मुचलका जाती है, जो कि एक इन शख्स जो है वो अपनी पर्सनल अंडरटेकिंग देगा फॉर द रिलीज विदाउट श्योरिटीज, उसमें उसी के द्वारा जो है वो अंडरटेकिंग दी जाएगी। उसमें जामनों का होना जो है जरूरी नहीं है, जामन नहीं होंगे इसमें। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो मुचलका जाती है, इट इज विदाउट श्योरिटीज एंड इट इज ऑल्सो फॉर द रिलीज ऑफ द पर्सन। देन इसके बाद आ जाता है हमारा चार्ज, जो हमारी क्लॉज एफ है, इसमें चार्ज के बारे में बताया गया है। चार्ज की डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन ये लिखा गया है चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ द चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। तो चार्ज जो है मुख्तसर तौर पे चार्ज का मतलब हो गया जो एक इल्जाम किसी अक्यूज पे लगाया जाता है
उसको चार्ज के बारे में बताया जाता है कि आप पे ये चार्ज लगा है, ताकि वो अपना डिफेंस तैयार कर सके। तो चार्जशीट में इसी चार्ज का जिक्र आता है। उसमें जो मुख्तलिफ जो ऑफेंसेस होते हैं अंडर द डिफरेंट हेडिंग्स, वो चार्ज की कैटेगरी में आते हैं। और अगर एक चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ द चार्ज when the charge contains more head than one, जब मुख्तलिफ जराइम जो हैं वो घटित होते हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर एक किडनैपिंग, एक उसी के साथ रेप एंड मर्डर का केस है, तो उसमें 3 मुख्तलिफ हेड हो गए, जिसमें कि किडनैपिंग, देन रेप और देन मर्डर। दीज आर द 3 डिफरेंट हेड्स। तो ये जो हेड्स हैं, मुख्तलिफ जो हेड्स हैं, इनको सेपरेटली जो है वो चार्ज माना जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन जो है वो क्लॉज जी में दी गई है। इट मींस एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मींस अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force arrest without warrant। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब हो गया जुर्म काबिले दस्तंदाजी पुलिस। ये ऐसे जराइम हैं जो कि शेड्यूल 1 में जो है ये कॉग्निजेबल दिखाए गए हैं, और इनमें शेड्यूल 1 के तहत या किसी दीगर कानून जो नाफिजुल वक्त है, जो कानून उस जगह पे लागू है, उसके तहत जो है एक पुलिस ऑफिसर किसी शख्स को बिला वारंट यानी कि बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस व्हिच आर शोन कॉग्निजेबल इन फर्स्ट शेड्यूल एंड in which a police officer in accordance with the schedule 1 and in accordance with the law for the time being in force, वो जो है किसी भी व्यक्ति को, किसी शख्स को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। देन कम्स कंप्लेंट। एच क्लॉज जो है उसमें कंप्लेंट के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली or in writing to a magistrate with the view to his taking action under this Sanhita that some person, whether known or unknown, has committed an offense but does not include a police report। तो complaint जो है इसके मायने हैं कोई भी ऐसा इल्जाम जो जुबानी यानी कि मौखिक तौर पे या तहरीरी तौर पे, जुबानी या तहरीरी तौर पे, लिखित तौर पे किसी मैजिस्ट्रेट को इस मंशा से, इस नीयत से दिया जाता है, इस व्यू से दिया गया है, ताकि वो इस संहिता यानी कि BNSS के तहत किसी ऐसे शख्स के खिलाफ जो या तो नोन है, जो मालूम है, या अननोन है, जो नामालूम है, उसके खिलाफ इस संहिता के तहत ऑफेंस कमिट करने के लिए जो है कार्रवाई की जाए। बट साथ ही ये लिखा गया है कि इस कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। पुलिस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, सेक्शन 193 BNSS के तहत जो चार्जशीट या चलान पुलिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ प्रोड्यूस करती है, दैट इज नोन एज द पुलिस रिपोर्ट, और ये कंप्लेंट में शामिल नहीं है। देन देयर इज एन एक्सप्लेनेशन, एक स्पष्टीकरण दिया गया है। A report made by a police officer in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offense shall be deemed to be a complaint and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be a complainant। इसमें स्पष्टीकरण में दिया गया है एक पुलिस ऑफिसर द्वारा जो रिपोर्ट इन अ केस, ऐसे मामले में जो कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कि तफ्तीश के बाद पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि ये जो जुर्म है ये नॉन कॉग्निजेबल है, और वो जो है वो एक रिपोर्ट तैयार करता है, और इस रिपोर्ट को हम कंप्लेंट कहेंगे, और द पुलिस ऑफिसर बाय हुम सच रिपोर्ट इज मेड, और वो पुलिस ऑफिसर जिसके द्वारा ये रिपोर्ट बनाई जाएगी, दी जाएगी, उसको हम कंप्लेनेंट मानेंगे। दोबारा एक बार समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण
एच क्लॉज का स्पष्टीकरण कहता है अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस, ऐसे मामले में पुलिस अफसर द्वारा बनाई गई रिपोर्ट विच डिस्क्लोजेज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, जो कि तफ्तीश के बाद यह जाहिर करती है द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक जुर्म नाकाबिले दस्तंदाजी पुलिस नॉन कॉग्निजेबल केस को जो है वो दर्शाती है, शेल बी डीम टू बी अ कंप्लेंट, उसे कंप्लेंट माना जाएगा, एंड द पुलिस ऑफिसर बाय हुम सच रिपोर्ट इज मेड, और वो पुलिस ऑफिसर जिसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ही शेल बी डीम टू बी अ कंप्लेनेंट, उस सिचुएशन में उस पुलिस ऑफिसर को कंप्लेनेंट माना जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक संचार या इलेक्ट्रॉनिक मवासलात। सेक्शन सेकंड की सबसेक्शन 1 की क्लॉज आई, बीएनएसएस की जो क्लॉज आई है, ये कहती है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट transmitted or transferred whether from one person to another or from one device to another or from a person to a device or from a device to a person by means of an electronic device including a telephone, mobile phone or other wireless telecommunication device or a computer or audio video player or camera or any other electronic device or electronic form as may be specified by notification by the central government। तो इसके मायने ये हैं, इलेक्ट्रॉनिक संचार का अर्थ है किसी लिखित यानी कि रिटन, मौखिक यानी कि ओरल, चित्रमय यानी कि पिक्टोरियल, जानकारी यानी कि कोई भी जो है वो इंफॉर्मेशन है, या वीडियो सामग्री एनी वीडियो कंटेंट का एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए किसी जरिए संचार या स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, किसके दरमियान, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर और फ्रॉम वन पर्सन टू अ डिवाइस और फ्रॉम अ डिवाइस टू अ पर्सन। दोबारा समझ लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक संचार है इसके मायने हैं ऐसी कोई जानकारी, चाहे वो लिखित में हो, जुबानी हो, चित्रमय फॉर्म में हो या वीडियो कंटेंट वीडियो मवाद के फॉर्म में हो, उसकी ट्रांसमिशन और ट्रांसफर यानी कि संचार या स्थानांतरण किसके बीच में, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, एक शख्स से दूसरे शख्स के दरमियान, या एक डिवाइस एक आला से दूसरे आला को, या एक शख्स से एक आला को, या एक आला से एक शख्स को, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और किसके जरिए, किसके साधन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और इसमें क्या क्या शामिल होंगे, एक टेलीफोन हो सकता है, वो मोबाइल फोन हो सकता है, और कोई वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन सेट हो सकता है वो, देन उसके बाद कंप्यूटर हो सकता है, ऑडियो वीडियो प्लेयर हो सकता है, कैमरा हो सकता है, और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो मरकजी सरकार, कोई दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि मरकजी सरकार जो है वो नोटिफिकेशन के जरिए स्पेसिफाई करेगी। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में। नेक्स्ट इज योर, तो इसके साथ ही आज का ये जो हम लेक्चर है यहीं समाप्त करते हैं। तो इसके आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, जो डेफिनेशंस आगे आएंगी वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अपने कमेंट्स दीजिए, ताकि इस जो चैनल, इस प्लेटफॉर्म की आउटरीच जो है उसको बढ़ाया जा सके, ताकि इस चैनल का फ़ायदा जो है आपके बाकी और साथी भी ले सकें और जनरल पब्लिक भी ले सके। इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद।